गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले वैसे मैंने इसकी वीडियो भेजी थी आपको, जो यूट्यूब पे होते वो वीडियो भेजी थी। ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, तो ये समझो रिवीजन क्लास। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आज हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा? चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि चार्ज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब हम बोले करंट। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमको ये देखना है। ठीक है, तो ये देखने से पहले कुछ चीजें हमको समझनी है। इसमें हमको मेन है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप ये भी बोल सकते हो किरचॉफ्स लॉ। तो इसके पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी है। एक तो जंक्शन, ये वर्ड वैसे तो आप ये वेल नोन है आपके लिए ये वर्ड, लेकिन अपने को ये चैप्टर में जंक्शन का मीनिंग क्या है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर कई सारे कंडक्टिंग वायर्स मिलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां 2, 4, 6 कितने भी कंडक्टिंग वायर्स मिल सकते हैं, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। अब ये पॉइंट एक भी हो सकता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा पॉइंट जिसमें कंडक्टिंग वायर्स एक साथ मिलते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। फिर दूसरा होता है लूप। लूप तो ऐसा पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिंग वायर्स को लेकर, डिवाइसेस को लेकर हम ऐसा पाथ चुनते हैं, ऐसा पाथ जो कि क्लोज हो। ठीक है, अब इसमें कोई भी डिवाइसेस लगी हो सकती है। ठीक है, पर वो कैसी हो? क्लोज हो। जब ये ऐसा क्लोज होगा A B C D, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लूप A B C D A। ये पूरा यहाँ खत्म नहीं करेंगे, पूरा A B C D A यहाँ तक ऐसा लेके जाओ। अब ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा है कि हमारे वो ज़्यादा लूप भी बन सकते हैं, एक से ज़्यादा बन सकते हैं, 3, 4 बन सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस भी बन सकती है ना। जैसे ये है, इसके साथ और एक हाथ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर भी और एक कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, I1 ले लो, इस साइड होगी I2। ठीक है ना, तो यहाँ से होगी, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो करंट, ये देखो जंक्शन है, ये जंक्शन में 3 वायर मिल रहा है, तो जंक्शन का भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, यहाँ पे भी 3 वायर कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी करंट यहाँ से निकल रही है I, पर यहाँ जाकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इधर जा रही है I1, इधर जा रही है I2। ठीक है, तो इस तरह से लूप हो सकते हैं। अब हमने लिया था ये ABCD, इधर इसको ले लो E F और ये C था, तो यहाँ कितने लूप बन रही है देखो। ठीक है, एक ABCDA, दूसरा DCFED, ये भी लूप है। तीसरा कौन सा? ABCFEDA, मतलब बीच वाला छोड़ दिया तो ये वाला लूप बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लूप हम ऐसे देखेंगे, तो आपको क्या लूप होते हैं ये भी समझ में आना चाहिए। फिर ब्रांच मतलब एक इस तरह की
एक इस तरह का पाथ जो दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये भी हो सकता है एक ब्रांच, या ये यहाँ से यदि कुछ इधर कनेक्ट हो रहा है तो ये ए बी, ये सी, और यहाँ पे कुछ और कनेक्ट कर दिया ये डी, तो ए बी भी एक ब्रांच हो गई, बी सी भी एक ब्रांच हो गई, इस तरह से ये हो गई ब्रांच। तो ये कुछ टर्म्स है, मतलब ब्रांच मतलब क्या हो गया, पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शन के बीच में का जो पॉइंट है या जो लाइन है बोल सकते हैं, या जो कंडक्टिंग वायर है उसको हम एक ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म है जो हमको समझना था किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ इसका ये है फर्स्ट लॉ, या इसको बोलते हैं करंट लॉ, क्योंकि ये सिर्फ करंट के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किसी एक जंक्शन पर, अब हम पॉइंट यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपको समझा दिया जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम पॉइंट नहीं बोलेंगे, एक जंक्शन पर इस तरह से कंडक्टिंग वायर्स मिल रहे हैं जिनमें से करंट आ रही है, कुछ में से जा रही है। ठीक है, ये ले लेते I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, कुछ में से हम ले लेते हैं आ रही है, और ये दो में से ले लेते हैं जा रही है। ठीक है, तो इसका साइन कन्वेंशन भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है और कन्वेंशन भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही हमको साइन लेना है इसमें। तो जो जंक्शन में आ रही है कौन कौन सी, I1, I2 और I4, ये सब लेंगे I1, I2, I4, ये सब लेंगे प्लस, जो यहाँ से निकल रही है उनको हम लेंगे माइनस I3 और I5। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो भी करंट आ रही है जा रही है, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स ऑन द जंक्शन इज 0। ठीक है, अब साइन क्या लेना है वो हमें डिसाइड करना है कि भाई कितनी आ रही है उस जंक्शन पर, मिल रही है वो पॉजिटिव रहेगी, जो जा रही है वो नेगेटिव रहेगी, वो साइन है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। अब वो एल्जेब्रिक सम में कुछ माइनस है कुछ प्लस है। ठीक है, तो ये है लॉ, फर्स्ट लॉ, इजी है बहुत, लेकिन साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, आप किसको माइनस ले रहे हो किसको प्लस ले रहे हो। ठीक है, अब यदि हम ये देखें तो ये दोनों चीज माइनस है, तो हम उसको दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं, I4 इज इक्वल टू क्या हो गई है, I3 प्लस I5। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जितनी करंट उस पॉइंट पर आ रही थी, ठीक है, भले ही 3 वायर से आ रही है, 3 वायर से आ रही है और 2 वायर से निकल रही है, पर जो 3 वायर से एक साथ आ रही है उतनी ही 2 वायर से निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लिया मैंने 5 एम्पियर, ये ले लिया 10 एम्पियर और ये ले लिया 15 एम्पियर, तो कितनी हो गई 30। कितनी आ रही है, मतलब यहाँ पे 30 एम्पियर एक साथ यहाँ इस पॉइंट पर आ रही है, तो I3 और I5 में से कितनी निकलेगी, वो भी 30 ही निकलेगी। ठीक है, मतलब ये यदि 30 हो रहा है तो हो सकता है यहाँ से 12 निकल रही है, इसमें से 18 निकल रही है, तो इसका भी जो एडिशन आएगा वो 30 ही आएगा। समझ में आया, मतलब कोई भी जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम इक्वल का मतलब क्या है कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही बराबर निकल रही है उस जंक्शन से। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको हम उसको कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में वो भी बता देंगे। ठीक है, अब ये लॉ तो यहाँ थोड़ा समझ में आ गया होगा क्योंकि वैसे ये बहुत इजी है, लेकिन इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि ये हम ले रहे थे ना, ये ऐसे ले लो और ये
यहां से करंट निकलेगी, ठीक है, आई, ये ई है माइनस, ये प्लस, यहाँ से निकल रही आई, और ये दो लूप है, ये हो गया जंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी कुछ ले लेते हैं, नहीं भी लिया तो चलेगा, लिया तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ से ये जो करंट निकल रही है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ पर इतनी करंट आ रही है, लेकिन ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, इधर भी और इधर भी, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये I1 और ये I2, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट ऐसी जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाकर I2 यहाँ आएगी, इधर से I1 जाएगी, इधर इधर इधर, और यहाँ पे से आएगी I1 यहाँ पर। ये जंक्शन पर कौन कौन सी करंट आ गई, यहाँ से इस जंक्शन पर आई I, ये I करंट आई, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो I करंट है वो इस जंक्शन पर I करंट आई और निकल रही है I1 I2। अब ये I2 करंट यहाँ से जाकर इस जंक्शन पे जा रही है, यहाँ से ये I1 जा रही है, ठीक है, और जब ये यहाँ चले जाएगी तो I1 प्लस I2 जाएगी, ठीक है, मतलब ये फिर से वापस I बन जाएगी। समझ में आया? जैसे हम इस जंक्शन की बात करें, इस जंक्शन पे जा कौन सी रही है I, तो ये रहेगी प्लस, निकल कौन सी रही है I1 और I2, दोनों निकल रही है, दोनों का साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हमेशा अपने को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, बट जो जा रही है उसके इज इक्वल टू जो निकल रही है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ पर हो गया। अब इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 भी प्लस, क्योंकि उस पॉइंट पर ये दोनों साइड से जा रही है, और जो निकल रही है वहां से वो है I इज इक्वल टू 0। अब I को उधर ट्रांसफर कर दो तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। समझ में आया? इस तरह से ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ऐसे यूज करते हैं सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब हम चलते हैं सेकेंड। सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये देखते हैं सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ। तो इसमें क्या बोल रहा है, यही हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी देखो बुक का ही डायग्राम बनाती हूँ, ठीक। बुक में ये यहाँ सेल दिया है, आपको समझना इजी रहेगा, क्योंकि यदि आप बुक से रीड करते हो तो भी आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए मैं बुक का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। बुक में जो फिगर 9.3 दिया हुआ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, वो वाला मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक इस ब्रांच में लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक इस ब्रांच पर है, ठीक। यहाँ एक और सेल लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ये ध्यान रखना छोटी लाइन माइनस की, बड़ी लाइन प्लस की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ में आएगा। जब आप ये लॉ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि माइनस प्लस जो हम लेके चलते इलेक्ट्रिक सेल में वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे लेना, ठीक है। फिर इस ब्रांच में भी हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिया है, ये ले लिया R1, ये R2, इसको मैं बैक से लिख लूँ,
R1 R2 ये R3, ठीक है, और ये R4 और ये R5, ठीक है। अब लूप है A B C D, A B C D, F दिया है डायरेक्ट, E नहीं दिया है, F और G ऐसा लिखा है। E कहाँ है यहाँ पे? E है ही नहीं, F है डायरेक्ट। हाँ, A B C D F G ऐसा है ये, ठीक है। बस अब हमको ये जो करंट है ना हमेशा ऐसी फ्लो होगी, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? माइनस से प्लस, ऐसा, ठीक है। यहाँ जा रही है, अब यहाँ से ये इधर भी जाएगी और इधर लेकिन क्यों? यहाँ से आएगी करंट ना, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, तो यहाँ इस जंक्शन पे इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही और इधर से निकल रही है, ठीक है। अब ये निकल के ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी और यहाँ से यहाँ निकल करके ऐसी जाएगी। देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो आप ध्यान रखना कैसा रहेगा, ये माइनस से प्लस ऐसा करंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये सेल का ऐसा करंट माइनस से प्लस, ठीक, ये ध्यान रखना। मतलब कभी हमको लूप बनाना रहा कुछ तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। दूसरा ये हो गया। अब हमने ये तो कितने भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस हम कितने भी ले सकते हैं। तो क्या है इसका जो लॉ क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, इन अ लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट and EMFs, algebraic sum of all potential differences between 2 points and all EMFs are equal to 0। क्या समझ में आया? सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम ऑफ सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs। अब जैसे ये सेल यूज कर रहे हैं तो इसका EMF ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसका EMF E ले लेती हूँ, ठीक है, इसका E या तो E1 ले लो या इसका E2 ले लो, ठीक है, ये मैं EMF ले रही हूँ। तो सभी जो EMF है किसी लूप में, अब वो लूप कैसे लेना है वो हमारे ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एक लूप ऐसा भी ले सकती हूँ, देखो एक लूप में कैसा ले सकती हूँ, ऐसा, दूसरा लूप में यहाँ से ऐसा भी ले सकती हूँ और तीसरा लूप में पूरा ऐसा ले सकती हूँ, ठीक है। तो जैसा हम लूप लेंगे उस लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और क्या होता है इनटू R है। करंट सब में से जा रही है, R1 है या R5 है, R3 है इस लूप के लिए। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे भी। तो ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम, साथ में और किसका सम, ये जो EMF है, ये जो सेल है इसके EMF का सम। मतलब हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ ऑल RI प्लस समेशन ऑफ E ले लो, क्योंकि ये ज्यादा भी हो सकते हैं ना, E1 E2 ज्यादा भी हो सकते हैं, हम ज्यादा सेल भी यूज कर सकते हैं। सभी का सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार क्या है, सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझिए, ये था लॉ, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इसको यूज कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है। उसके पहले साइन कन्वेंशन जरूरी है।
तो पहले हम साइन कन्वेंशन इसके लिए लेते आर आई के लिए, फिर इसके लिए लेंगे। ठीक है, आर आई के लिए लेंगे तो इसमें लूप का डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। ठीक है, हमको सभी आर आई लेना है। ठीक है, लूप का डायरेक्शन जैसे मैंने बोला इन ए बी, मतलब देखो इसमें ले रही हूँ मैं ए बी एफ जी ए दिस लूप, इस लूप की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, मतलब लूप का डायरेक्शन हो गया ऐसा। लूप का डायरेक्शन मस्ट है, हाँ लूप का डायरेक्शन बिल्कुल मस्ट है कि आपको किस डायरेक्शन में लेना। अब लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है। लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले ले लेते हैं, ये करंट ले लेते हैं I1। ठीक है, तो ये सब I1, यहाँ से ये I1 यहाँ पर ये I1 आ गई। ठीक है, इधर वाली करंट में I2 ले लेती हूँ, यहाँ से I2, यहाँ से I2, तो यहाँ पर I1 भी आएगी और I2 भी आएगी, तो यहाँ दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, इस तरह से हम चलेंगे और यहाँ जाकर फिर I1 इधर निकल गई, I2 इधर निकल गई, तो इस लूप में I2 रहेगी, इस लूप में I1 रहेगी, और इस ब्रांच के लिए I1 प्लस I2 दोनों रहेगी इस ब्रांच की। ठीक है, तो पहले मैं इस लूप की बात करती हूँ। ठीक है, अब ये भी हो सकता है यहाँ पर I1 प्लस I2 कब रहेगी, जब दोनों जो ये है, यहाँ की लगा दो, यदि ये की क्लोज है तो यहाँ पर भी एक की लगा देते हैं हम, तो ये की क्लोज है तो यहाँ पर दोनों I1 प्लस I2 रहेगा, एक साथ की है क्लोज। पर यदि मैंने इसको ओपन कर दिया इस की को, तो यहाँ पर I2 नहीं फ्लो हो, फिर सिर्फ I1 लेंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन दोनों यदि क्लोज है और पूरा सर्किट ऑन है, क्लोज है पूरा लूप, ठीक है, तो फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 आएगा। तो हो सकता है बुक से थोड़ा डिफरेंस आए, पर ये चीज़ समझना है आपको। एक ब्रांच में जब दोनों आएंगी तो यहाँ पे इसके लिए हम I1 प्लस I2 लेके चलो ठीक है। पहले इस लूप की बात करें तो लूप का डायरेक्शन मतलब ABFGA, इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है, या तो करंट फ्लो होने के डायरेक्शन में हम लूप ले रहे हैं या लूप के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो जो साइन कन्वेंशन आएगा इसका वो क्या होगा, I1 R1 कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1। दूसरा ये भी उसी डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों क्लोज है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R5। ये शायद बुक में ना दिया हो क्योंकि उसने ये ओपन रखा होगा, तो यहाँ सिर्फ I1 इंटू R5 लेगा। लेकिन हमारा पूरा यदि क्लोज लूप है, मैं इसको भी क्लोज कर रही हूँ, पूरा एक लूप कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ दोनों करंट आ रही है, तो इस ब्रांच से ये दोनों आ रही है तो उतनी ही निकलेगी, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यदि मैं इधर आती हूँ तो ये I1 R3, ये भी माइनस होगा I1 R3, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस। पर अब इस लूप में क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, मतलब हमको EMF भी लेके चलना है। तो EMF का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, माइनस से प्लस यदि करंट फ्लो हो रही है, या लूप माइनस से प्लस साइड जा रहा है तो प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव लूप जा रहा है तो पॉजिटिव
पॉजिटिव टू नेगेटिव लूप आ रहा है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जो आ रहा है तो E1 क्या रहेगा प्लस, ठीक है। और क्या बोला था हमने, इन सब का सम क्या होगा 0। आ रही है बात समझ में। फिर इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ये सब नेगेटिव है, E1 यहीं रहने देती हूँ, इज इक्वल टू नेगेटिव को पूरा इधर ट्रांसफर करूंगी तो I1 R3 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू इंटू R5 प्लस I1 R3, ये एक इक्वेशन बनता है एक लूप से, ठीक है। फिर मैं दूसरा लूप ले लूँ, अब ये भी उसी डायरेक्शन में है तो अभी अपन ये डायरेक्शन का लेके चलते हैं, वही डायरेक्शन का जैसे ये डायरेक्शन लिया है, फिर हम उल्टा डायरेक्शन लेके चलेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी अपन लूप फिर से क्या लेते हैं, लूप कैसा ले रहे हैं हम यहाँ पर, CBFDC, CBFDC ये लूप ले रहे हैं। डायरेक्शन कैसा है लूप का, ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इस लूप का। अब देखो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में लूप जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, फिर से सब माइनस होंगी, पोटेंशियल डिफरेंस सब माइनस होंगे, तो ये I2 है ना, I2 R2, फिर ये वाली ब्रांच में वही हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, I1 प्लस I2 इंटू R5, यहाँ पर हो जाएगा वापिस, यहाँ आकर ये I2 इधर चले जाएगी और ये I1 इधर चले जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस I2 R4। अब यहाँ आते तो लूप फिर से क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब प्लस E2। आई बात समझ में, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक लूप में आया नहीं होगा समझ में, तो दूसरे लूप में वैसे ही लिया है, समझ में आया, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो E2 इज इक्वल टू I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R5 प्लस I2 R4, ये एक रिजल्ट मिला, इसको इक्वेशन 2। अभी अपना ये I1 I2 R5 है, पर जब प्रॉब्लम आता है ना न्यूमेरिकल तो ये सब वैल्यूज रहती है, दी हुई, तो ऐसे इक्वेशन बनाकर हम जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते ना वैसे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। और कोई चीज़ नहीं दी हुई रही उसको फाइंड करना रहा तो वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दो लूप आपको समझ में आया कि हमने कैसे लिया। अब मैं एक अपोजिट डायरेक्शन वाला लूप लेके चलती हूँ जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, इस लूप को भी हम अपोजिट ले सकते हैं, रिजल्ट ऐसा ही आएगा। क्योंकि यदि मैंने आप इसी डायरेक्शन में लिया है, इस लूप को मैं यदि उल्टा डायरेक्शन लूँ, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में लूँ तो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो जो चीज़ अभी मैं नेगेटिव लेके चल रही हूँ वो पॉजिटिव लूँगी, जो पॉजिटिव लेके चल रही हूँ वो नेगेटिव होगी, तो सेम ही आएगा इक्वेशन। बस साइन कन्वेंशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन ही समझ में आना चाहिए कि लूप के डायरेक्शन में रहे तो क्या रहे, बाद में जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आएगा। आ रही बात समझ में। चलो अब उल्टा डायरेक्शन वाला लेके चलते हैं हम, तो ये पूरा दूसरा जो लूप है पूरा लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी। अब मैं लेके चल रही हूँ कौन सा लूप, देखो यही लेके चलते, A B C D F G A, ये बीच वाला पोर्शन छोड़ के पूरा, तो देखो ये डायरेक्शन वाला आ जाएगा और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है और अपन जा रहे हैं लूप ऐसा, तो दोनों चीज आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, लूप A B C D F G A, ये शुरू में जो लेटर आता है जो भी आपका वो आखिरी में आना चाहिए, तभी लूप होगा। यहाँ लाकर छोड़ोगे तो लूप नहीं बनेगा आपका, क्योंकि पूरी ब्रांच उसमें आनी चाहिए, ठीक है। इससे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये यहाँ से शुरू किया है तो यहीं पे ख़त्म करना है लूप को, ठीक है।
तो ये ऐसा हम लेके चल रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन में है अब लूप। अब इसमें अपने को करंट देखना है, ठीक। तो अभी देखो इस ब्रांच में करंट इस डायरेक्शन में है, तो -I1R1। अभी पूरा ऐसे जाएंगे अपन, तो देखो करंट इस डायरेक्शन में, लूप ऐसा जा रहा है, मतलब I2R2 कैसा रहेगा, प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे भी अभी देखो, अब यहाँ पर E2 आया, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो E2 कैसा रहेगा, नेगेटिव। मैंने बोला था नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, तो ये रहेगा नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ आ रहा है, फिर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो I2R4, ये भी क्या हो जाएगा, I2R4, ठीक है। फिर इधर आओ, अब यहाँ पे वही डायरेक्शन है, तो I1R3 माइनस ऐसा जाएगा, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में, ये वाली लाइन छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ लूप में ब्रांच आ ही नहीं रही है ना, तो ये चीज नहीं काउंट करेंगे इस थर्ड लूप में। फिर अब ये वाली ब्रांच में, तो इसमें E है, तो -2 प्लस, तो मतलब प्लस E1 = 0। आ गए सारे, ये भी आ गया, ये भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गई ये टर्म। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा। तो अब देखो ये E1 माइनस E2 है, एक साइड लिख दो, = बाकी सब उधर ट्रांसफर कर दो, तो I1R1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसको और शॉर्टकट करना है, तो I1 कॉमन निकाला, तो R1 प्लस R3, I2 माइनस I2 कॉमन निकाला, तो R2 प्लस R4। ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखो इसी सर्किट के लिए, इसके पहले हमने 2 इक्वेशन निकाले थे, अब ये तीसरा इक्वेशन निकाल लिया हमने। तो जब न्यूमेरिकल हमें को सॉल्व करना होता है ना, तो हम इस तरह से कितने भी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि हमको जैसे ज़रूरत होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यदि 2 ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है न्यूमेरिकल, तो ये तीसरे इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 2 से नहीं सॉल्व होता, कभी कभी 3 वेरिएबल होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं, तो फिर हमको ये तीसरे इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर हम ये जो थर्ड इक्वेशन है हम इसको भी लेके चल सकते हैं और फिर इसकी मदद से हम बाकी और दूसरे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि साइन कन्वेंशन, ठीक है, कैसे लेना है करंट के लिए, कैसे लेना है लूप में, किस चीज़ के लिए, पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए और साथ में ईएमएफ के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जिस डायरेक्शन में, वापस मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बहुत आगे तक के इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, बीएससी करो, उसमें यदि इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, फिजिक्स लेते हो, तो ये आपको यदि अभी बेसिक है, यदि ये चीज़ अभी समझ में आ गया तो आगे जाकर आपको सब बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में यदि लूप भी फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में हम लूप लेते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो कैसे लेंगे हम, माइनस। सेम डायरेक्शन हो करंट और लूप का तो माइनस, करंट और लूप का अपोजिट डायरेक्शन हो तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है प्लस। ठीक है, दूसरा ईएमएफ कैसे लेना है, यदि लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे ईएमएफ, और यदि लूप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो हम ये चीज़ लेंगे नेगेटिव। ठीक है, E1 E2 ऐसे लेना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इसके पहले बताया वैसे लेना। बाकी यदि ये जो बेसिक समझ में आ गया आपको,
तो ये बहुत इजी होता है। ऐसा दिखता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इजी होता है। और इसके बाद अपने को व्हिटस्टोन नेटवर्क और वो मीटर ब्रिज वगैरह जो देखना है ना, हम इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सॉल्व करेंगे। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो व्हिटस्टोन नेटवर्क भी बहुत इजीली ये मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करो या आप सर्किट बनाओ, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बताया, देखो स्टेप्स वगैरह लिखा है, तो इसमें स्टेप्स लिखा है आपका कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो किरचॉफ्स लॉ से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यही मेथड, सारी चीज़ें मैं बिना पढ़े आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हमको ये देखना है, ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन की ये देखना है, छोटी लाइन बड़ी लाइन। जनरली माइनस प्लस लिखा नहीं रहता, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि छोटी लाइन माइनस है, बड़ी लाइन प्लस। तो करंट का डायरेक्शन हमें चेक करना है, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स है लाइन बाय लाइन जाने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पहले तो ये माइनस और प्लस समझ लेना है कैसे जाएगा। डायरेक्शन यदि करंट का नहीं दिया तो आप खुद कर सकते हो कि माइनस टू प्लस है तो यही डायरेक्शन में करंट होगी। तीसरी, कौन से जंक्शन पर करंट मिल रही है, दो साइड से आके और वहां से निकल रही है। यदि इनका सब दिया हुआ है I1 I2, इसको यदि I3 बोला है ना, इसमें I3 बोला है तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्योंकि ये जंक्शन पर ये दो आ रही है और ये निकल रही है। जितनी आ रही है उतनी ही निकलेगी। तो जैसे मैंने इसको I1 प्लस I2 बोला था, तो ये I1 प्लस I2 ना बोल के हम इसको, यहाँ पे मिल तो रही है लेकिन हम इसको I3 भी बोल सकते हैं, मतलब जो करंट निकल रही है वो I3 है। तो फिर हम पर ये भी ज़रूरी है यहाँ पे लिखना कि I3 इज इक्वल टू वहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 है ना, क्योंकि जंक्शन है। यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, I3 आ रही है और I1 I2 के फॉर्म में वो निकल जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग भी I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले तो करंट का फ्लो देखना है, दूसरे जंक्शन देखना है। मतलब सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्या देखना है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस तरह से यूज हो रहा है, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स है ना, ऑन द पॉइंट ऑन द जंक्शन, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गए। फिर हमको लूप का डायरेक्शन यदि हमको अपने मन से लेना है, तो हम जनरली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम लूप लेंगे। आप अपोजिट भी ले सकते हो, अब इसको मैं ऐसा भी ले सकती थी, मेरी मर्जी है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसा लूँ या मैं इसको ऐसा लूँ, चलेगा, बस साइन कन्वेंशन मुझे याद रहना चाहिए। दोनों ही डायरेक्शन से मेरे इक्वेशन सेम ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहले माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, बस तो सेम ही बनेंगे। तो अपने ऊपर है कि अपने को लूप कैसे लेना है, कौन से डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस कौन कौन से आएंगे वो लिख लो। अब जैसे इस लूप में 3 आएंगे, 1 2 3, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो 2 पॉइंट मिलते हैं और वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको ये सोच लेना है कि 3 जगह यदि आपका रेजिस्टेंस है तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस होंगे यहाँ। ठीक है, अब हमने जब ये वाला लूप लिया था तो हमारे पास 4 मिल रहे थे, 1 2 3 4, 4 यदि रेजिस्टेंस है तो 4 पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, छूटना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू करंट का डायरेक्शन आपके पोटेंशियल डिफरेंस माइनस या प्लस होंगे। करंट के डायरेक्शन में है लूप तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस। ठीक है,
उसके बाद आपको देखना है ईएमएफ, उस पूरे लूप में ईएमएफ कितने बार आ रहा है। जैसे हमने ये सिंगल लूप लिया था तो एक ही बार ईएमएफ आ रहा है, इसको ऐसा लूप लिया था तो एक ही बार ईएमएफ आ रहा है, लेकिन ये लूप ऐसा पूरा ले रही हूँ मैं तो 2 बार ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, अब ईएमएफ और लूप का डायरेक्शन कैसे देखना है हमको। लूप के डायरेक्शन में यदि लूप का डायरेक्शन इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, और लूप का डायरेक्शन यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो ई का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। आप बोलते हो तो जो लास्ट में आ रहा है वही उसका साइन रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, जो लास्ट में आ रहा है वो ही साइन रहता है। ऐसा मतलब अपने दिमाग से ही हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे उसको याद रखें। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन इसमें बहुत मस्त है बिल्कुल कि ये ध्यान रखना है, तो फिर ही आपके इक्वेशन बनेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यही जो स्टेप्स मैंने बताया है वो ही स्टेप्स यहाँ लिखिए, इसको आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं। वैसे जो सॉल्व प्रॉब्लम है ना ये आप लोग करके देखना। ठीक है, तो आपको सॉल्व प्रॉब्लम करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अनसॉल्व में ऐसे जो प्रॉब्लम होंगे, देखती हूँ मैं इसमें है क्या अनसॉल्व में ऐसे प्रॉब्लम। अनसॉल्व में जो ऐसे प्रॉब्लम होंगे वो हाँ है ना, है लूप वाले प्रॉब्लम है। तो हम जो अनसॉल्व के प्रॉब्लम होंगे वो जब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम न्यूमेरिकल में ये साइन कैसे लेते हैं। ठीक है, चलो तो आज की मैं क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, पर इसको आप ये वीडियो को अच्छे से देखो और 1-2 बार देखो, क्योंकि जब तक आपको साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यदि इसका न्यूमेरिकल आता है तो आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल छोटे हो ही नहीं सकते। 3 आपने कोई इक्वेशन बनाना है, फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इजी तो नहीं हो सकता। 4 मार्क्स के होंगे, और यदि अच्छे से समझ में आ गया तो ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ये अच्छे से समझो किरचॉफ्स के लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आगे तक के लिए आपको, और न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप सबके पेपर तो हो ही गए है ना, देखते हैं अभी क्या किया आपने पेपर में। और अब फ्रेश माइंड से इसके आगे का जो हम पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से देखो, पढ़ो, क्योंकि अब डायरेक्ट आपका फाइनल एग्ज़ाम ही होगा, बोर्ड एग्ज़ाम ही होगा। पता नहीं प्रीलिम्स भी हो सकती है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी से ही आप ये सारी चीज़ें देखो, वीडियोस देखो, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है आपकी पढ़ाई इसी तरह से होगी। और दूसरा ये वीडियो में मैं ये बताना चाह रही थी कि आपको प्रैक्टिकल बुक लेनी पड़ेगी। एक तो गवर्नमेंट ने जो दिया है प्रैक्टिकल बुक अभी निकाला है, आपको इस साल तो वो ही लेना है। ठीक है, तो वो बुक लेके रखो, लेकिन अभी कुछ करो मत उसमें। अभी देखो यदि खुलता है कुछ नवंबर में तो हम 1 महीने में भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं फटाफट करके। ठीक है, तो हमारे पास वैसे भी फिर 2-3 महीने रहेंगे, तो हम तब भी कर सकेंगे। इसलिए अभी कुछ लिखना नहीं है पर लेना है, तो ठीक है ना, अभी मतलब बाद में भी ले सकते हो, पर अवेलेबल हो तो ले लो। ठीक है, तो फिज़िक्स की भी आप अभी बाहर से ले लेना, क्योंकि अभी हम स्कूल में अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ठीक, और कौन सी लोगे, जो गवर्नमेंट ने निकाली है। अपनी जो बुक का कवर है ना, लगभग ऐसा ही कवर है उसका फ्रंट, तो वो वाली बुक लेना। देखूंगी मैं व्हाट्सएप पे आपको वो बुक का जो कवर है वो भेज दूँगी मैं, जिस तरह की वो बुक है। ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।